नया टॉपिक चालू करेंगे। एक्चुअल में इस साल का जो एकेडमी का सिलेबस है वो आपका आज के टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। आज के टॉपिक से आपका स्टार्ट हो रहा है जो एकेडमी इस साल का सिलेबस है। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो आज थोड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करूंगा। स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए सुनते चलना। सबसे पहला पॉइंट, मान लो कि आपने ये वर्ड तो सुने होंगे ना, रेयरर, मीडियम, डेंसर, मीडियम। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। मान लो ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, ये मीडियम 2 है, ठीक है। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये क्या चीज है? अच्छा पहले ये क्या चीज है ये तो समझो। ये एक ऐसा इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है, एक ऐसा इंटरफेस जिसने दो मीडियमों को सेपरेट कर रखा है। इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम, ध्यान रखना, ठीक है। तो M1 ये है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ होगी और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी, ठीक है। मीडियम चेंज होते ही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। माना इस मीडियम में लाइट की स्पीड V1 है और माना इस मीडियम में लाइट की स्पीड V2 है, माना V2 है, ठीक है। तो यदि एक मिनट और, अब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि इनमें से किसको आपको रेयरर पुकारना है, किसको डेंसर। ऑप्टिक्स की वोकैबुलरी में एक ये भी शब्द है, रेयरर, डेंसर। तो पहले डेंसर वर्ड समझना। डेंसर वर्ड थोड़ा थोड़ा डेंसिटी से फील आ रहा है ना, डेंसिटी जैसा फील आ रहा है, डेंसिटी। अब एक सिंपल सी बात है, यदि एक डेंस इलाका हो, वहां आपसे कहा जाए दौड़ो या अपनी कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ दौड़ाइए। एक डेंस इलाका हो और एक खुला इलाका हो, एक्सप्रेसवे हो, वहां अपनी कार को दौड़ाइए। अंतर आएगा ना। जो एक्सप्रेसवे वहां साए 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 करके गाड़ी दौड़ेगी, और यदि आपसे कहा जाए होली गेट, वहां पे अपनी गाड़ी, तो वहां धीमी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जो डेंसर वर्ड होता है वो, उसे ये फील करिए जहां डेंस होगा वहां स्पीड कम हो जाएगी। तो यदि मान लो यहाँ स्पीड V1 और यहाँ V2 है, और मैं यदि ये लिख दूं लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, मैंने क्या लिखा कि माना V1 जो स्पीड है वो ज्यादा है V2 से, तो देन आप क्या बोलोगे? जो मीडियम 2 है, M2, मैंने थोड़ा आलसी पन्ने में लिखा है मीडियम 2, मतलब मीडियम 2 में स्पीड कितनी है? V2, और उस मीडियम में कम हो गई, तो हम बोलेंगे M2 इज डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। लेकिन अभी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और है। पहले तो ये समझ में आ गया क्योंकि वहां स्पीड कम हो गई है, कम हो गई है तो कहेंगे डेंसर मीडियम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये है, यदि मैं ये 3 उंगली कर दूं, या ऐसे कर देता हूं, ठीक है, और मैं यदि ये कहूं इन 3 उंगलियों पे कि ये उंगली बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये सेंटेंस अब तो ठीक है यदि इन 2 उंगलियों के ऊपर, लेकिन यदि मैं ये वाली उंगली भी खोल दूं तो अब ये सेंटेंस गलत हो गया। ये गलत हो गया कि ये उंगली बड़ी है, क्योंकि ये उंगली इसके रेस्पेक्ट बड़ी है पर इसके रेस्पेक्ट छोटी हो गई। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हो सकता है कि मान लो ये तीसरा मीडियम है, मीडियम 3, और यहां लाइट की स्पीड V3 है, स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट V3 है मान लो, और V3 और भी कम हो गई है, मान लो V3 और भी कम हो गई है। तो आप V2 को देखो, V2 V3 से ज्यादा है लेकिन V2 V1 से कम है। तो यदि मैं, अच्छा रिफ्रैक्शन के लिए 3-3 मीडियम नहीं पढ़ने होते, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 3-3 मीडियमों पे रिफ्रैक्शन आएगा। रिफ्रैक्शन के लिए केवल 2 मीडियम ही होते, या तो यहां होगा या यहां होगा, और यदि तीनों में भी होगा तो पहले यहां होगा फिर यहां होगा, एक एक करके होता है। तो अब यदि मैं सिर्फ इस इंटरफेस को देखूं, सिर्फ इन दोनों पे जहां मैंने 2 डॉट लगा रखे हैं, तो इन दोनों में इसको रेयरर पुकारा जाएगा और इसको डेंसर पुकारा जाएगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती ना, किसी के कंपैरिजन में बोली जाती है, तो वैसे ही ये जो रेयर और डेंसर वर्ड है, तो ये इसके रेस्पेक्ट डेंसर है, क्योंकि यहां स्पीड कम हो चुकी है, देखो V2 कम है। लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इस सेट को, तो ये लिख देंगे, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अब इसे रेयरर और इसे डेंसर पुकारेंगे हम। तो यानी ये जो मीडियम 2, इस सेंटेंस को क्लियर कर रहा हूं, ये जो मीडियम 2 डेंसर बना बैठा था, सेंटेंस पूरा, अब इस फिगर को देख के सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मीडियम 2 इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब मीडियम 2 डेंसर तो है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन इसी फिगर में
मीडियम 2 को आप रेयरर भी पुकार सकते हो, वो भी रेयरर, ठीक है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 3। तो ऐसे मान लीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यहां वो सास बन के बैठा हुआ है तो यहां वो बहू बन गया। इस पेयर में ये रेयरर ये डेंसर, इस पेयर में ये रेयरर ये डेंसर। होपफुली पहले तो रेयरर डेंसर शब्द आपको समझ में आया। जहां स्पीड कम हो जाएगी उसे डेंसर पुकारेंगे, ठीक। पहला पॉइंट तो ये। आइए दूसरा पॉइंट सीखते हैं। अब आते हैं, एक वर्ड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने ध्यान रखना, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के काम चलाया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वर्ड होता है, वो भी होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा अलग होता है। शुरुआत करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे तो इसका कोई शॉर्ट, ठीक है, लेकिन शॉर्ट सिंबल नहीं है, लेकिन मैं इसे हरामखोरी में ARI बोलूंगा। ARI, हाँ, सिंबल जरूर इसका है, या तो आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, या एन, इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। मुझे इसकी आदत है, मैं इसको लेके चलूंगा, लेकिन सवाल एन के फ्रेम में भी आ सकता है, अपने आप को चेंज कर लेना। तो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए, मान लो ये कोई मीडियम है, उनमें, अच्छा यहां क्या था, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, या ये मीडियम 2 ये मीडियम 3। मान लो उनमें से एक मीडियम एयर ही हो, एयर, और एक मीडियम रैंडम मीडियम हो कोई भी। यदि दो में से, देखो मीडियम दो कोई भी हो सकते हैं, वो ठीक है, एयर वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, पानी दारू हो सकती है, कहीं होगा तो मुंह में भी पानी आ गया होगा, वाह, चखना भी चाहिए अब तो मीडियम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि वन ऑफ द मीडियम इज एयर, और उसके बाद हमें यह बताने की जरूरत तो नहीं है ना, यहां स्पीड कितनी होती है, बोलो, यहां स्पीड C होगी। स्पीड किसकी? मीडियम की नहीं, लाइट की। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, यहां स्पीड C है, और यहां पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि यहां कंजड़ों का कोई लेवल नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू C, और यहां स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू VM। समझिए, VM बोल दो, वैसे सस्ते तरीके से V भी बोल सकते हैं, नो डाउट, मुझे तो V की आदत है। VM, स्पीड इन मीडियम। तो यदि मैं C और V का रेशियो निकाल दूं, C का V से रेशियो निकाल दूं, ऊपर C रख दूं, क्या है ये? स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और VM लिखना है, VM लिख दीजिए। तो इस रेशियो को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम बोलेंगे। ये जो रेशियो जनरेट होगा, ऊपर एयर की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होनी चाहिए, तो इस रेशियो को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, रिफ्रैक्टिव, सॉरी, ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। जो भी मीडियम होगा वो यहां मार्क कर देंगे। जैसे गिलास होगा तो G लिख लेंगे, वाटर होगा तो W लिख लेंगे, क्लियर है। और सिंपली यहां पे मैं ये बता दूं, सिंपली म्यू M इक्वल टू C अपॉन V लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन 1 ऐसे लिखना पसंद है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना ऐसे पसंद करो। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आ जाइए इसमें कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। सबसे पहली बात, इसी में ये बताने की जरूरत नहीं है कि म्यू एम यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो गया। म्यू एम इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्योंकि स्पीड का रेशियो, ये भी स्पीड ये भी स्पीड, हाँ वैल्यू आ जाएगी लेकिन यूनिट नहीं आएगी। दूसरी चीज, मान लो एग्जाम्पल खेले, यदि मैं आपसे कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो। अच्छा, जब खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो C अपॉन VG लिखना पड़ेगा।
यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो सी अपॉन वी जी लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यदि मान लो मुझे म्यू वाटर निकालना है तो सी अपॉन वी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की शक्ल देखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम की स्पीड नीचे डाल दीजिए, ऊपर सी ही आएगा। तो बताइए बेटा, इसी फ्लो में, इसी मोमेंटम में जब आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था तो सी अपॉन वी जी, वाटर का निकालना था तो सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो इसी फ्लो में यदि मैं आपसे कहूं मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दीजिए। वेरी गुड, कहीं ना आंसर भी दे दिया। सी अपॉन वी एयर लिखोगे, सी अपॉन वी एयर लिखोगे। हाँ बेटा ठीक। अब वी एयर भी तो सी ही होती है, सी ये भी तो सी होती है, तो इसका मतलब खुद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद करने वाली प्रॉपर्टी है, खुद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब इसी में एक और चीज, एक एमसीक्यू जो बहुत पहले आया हुआ था कि क्या एब्सोल्यूट, पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत पहले आया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, करंट टॉपिक है, क्या ये 1 से छोटा हो सकता है? जल्दी बताइए, क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है? 1 से छोटा हो सकता है? आंसर दीजिए, टिक टिक, 1 2 3 4 5। किसी का आंसर नहीं आया, आया बिल्कुल 5 पे हर्षा भाई, बिल्कुल ठीक, नहीं हो सकता। जयंत वेरी गुड। देखो कैसे, सिंस सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज द फास्टेस्ट स्पीड एवर फाउंड इन नेचर, आगे मिले तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक द सी इज हाईएस्ट वेलोसिटी, हमेशा वी से, वी या वीएम से बड़ी होगी। वीएम लिख दिया है तो वीएम ही लिख देता हूं, सी हमेशा वीएम। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बराबर हो जाएगी। बराबर, बराबर भी तब होगी जब ये भी एयर और ये भी एयर हो, इसलिए पहले मैंने म्यू एयर भी बता ही दिया, म्यू एयर। तो वैसे तो जनरली यदि एयर ना हो तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वीएम, या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाएगी। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो सी अपॉन वीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इधर जैसे ये रेशियो बना, अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, कहां देखा था, ओए ये तो म्यू एम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या है ये बेटा, फिर से बताओ, ये क्या चीज है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए बेटा इसका, जल्दी से, टिक टिक, 1 2 3 4। होपफुली यहां तक समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव रेयर डेंसर वर्ड कैसे पुकारने और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहानी होती है। अब यहां पर एक बार इसको मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने ठीक से समझा दिया, तो एक बार इसको यहां यूज करते हैं। नेक्स्ट नोट, नोट 2 हो गया, अब नोट 3 देखेंगे। ठीक है, नोट 3 देखते हैं। तीसरा, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एयर है और ये मीडियम 1 है, ओके, तो बताइए, मान लो आप ऐसा रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो जो एयर से मीडियम 1 में या मीडियम 1 से एयर में हो रहा है, और मैं यदि आपसे कहूं म्यू 1 निकालिए, म्यू 1 तो कैसे निकलेगा बेटा, सी अपॉन वी 1। होपफुली आप समझ गए होगे, बोलो। ऐसे ही अभी अभी जो मिटाया उसको यूज कर लो। जैसे म्यू ग्लास निकालना है तो सी अपॉन वी जी, म्यू वाटर निकालना है तो सी अपॉन वी डब्ल्यू, म्यू 1 निकालना है तो सी अपॉन वी 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, मान लो यदि आप ये वाला रिफ्रैक्शन पढ़ोगे कि जहां ये रहा एयर और ये रहा मीडियम 2, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक, मान लो ये दूसरा रिफ्रैक्शन है कोई और सवाल में, तो यदि यहां पर आपको म्यू 2 पढ़ना पड़ा, अच्छा वहां एक नोट और रह गया बेटा, एक चीज और बता दूं उसके बारे में, वो ये कि आपका म्यू एम किसके बराबर है, सी अपॉन वी एम, सी अपॉन वी एम। एक बार इस फॉर्मूले में एक चीज, इस पर मैं बाद में आऊंगा, एक चीज और बता दूं उसी में ही। देखिए कुछ चीजें आपके दिमाग में बस चुकी हैं, वो इसलिए बस गई है क्योंकि आप उससे यूज टू हो चुके हो, प्रैक्टिस ही इतनी हो गई है। जैसे मैं बोलूं रेजिस्टेंस ज्यादा है, तुरंत आ जाएगा साला रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये साला करंट जाने नहीं देगा, करंट का दुश्मन। रेजिस्टेंस ज्यादा यानी करंट का दुश्मन, इसकी वजह से करंट के राह में रोड़े अटकेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड कम रखेगा, ये जितना ज्यादा करंट उतनी कम होगी। ये वैल्यू आप, मगर रेजिस्टेंस दिमाग में इतना बस चुका है कि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने का प्रभाव सर्किट में क्या पड़ेगा। मैं फ्रिक्शन बोलूं, फ्रिक्शन ज्यादा तो आपको पता है कि मोशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही गौर से देखिए, सी तो कांस्टेंट है, तो ये जो म्यू एम है वो वीएम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इनवर्सली। अब आप या इसको ऐसे पढ़ लीजिए, वीएम को इधर ले आइए, म्यू एम को नीचे ले जाइए, तो इसको फील करिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पर क्या प्रभाव डालता है। अब देखिए, फील करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो जाएगा, उस मीडियम में आके लाइट की स्पीड को उतना ही झटका लगेगा, उतनी कम हो जाएगी, उतना ही झटका लग जाएगा, उतनी कम हो जाएगी। जैसे होता है ना, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, अच्छा जर्क कब लगता है, आप एक ही स्पीड से चलो ना तो कभी जर्क नहीं लगते। जर्क या एक्सीडेंट में क्या होता है, जब अचानक से स्पीड चेंज होती है तो आपको जर्क लगते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये जितना ज्यादा होगा ये लाइट की स्पीड को उतना कम कर देगा। तो कोशिश करो ये भी आपको रट जाए। जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा, तो आप समझ जाते हो कि अलग करंट की टांग खींचेगा, ये ना करंट की में उंगली करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा या कम रखेगा। ऐसे ही यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो समझ जाइए स्पीड कम हो जाएगी। और इसका उल्टा भी पढ़िए, जितनी स्पीड आगे कम हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना पावरफुल होगा। ज्यादा पावरफुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड को कम रखेगा। और एक और चीज, ये जो भाई साहब है, इसको मैंने क्या नाम बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एक नाम और है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, एक नाम और है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ गिवन मीडियम। जो भी मीडियम होगा, ये एक और नाम है, पर ये नाम ज्यादा चलन में नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक बार, अच्छा भले ही डेंसिटी वर्ड आ रहा है पर इसका कोई मास डेंसिटी से लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी तो अलग अलग चीजें हो सकती है। किसी सिस्टम, किसी मीडियम की मान लो डेंसिटी ज्यादा है, मास डेंसिटी, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा ही हो। अब जैसे मास डेंसिटी का चार्ज डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है ना, वही चीज। तो एक नया नाम और है इसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और ये भी बात याद रखिएगा, ये नोट रह गया था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को क्या प्रभावित करेगा, कैसे। और सुनिए, जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा, मान लो ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये लाइट गई नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, सबको पता है। यदि स्पीड में मामूली चेंज आया है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से मामूली बेंड होगी। देखना, ये डॉटेड पाथ है, ऐसे ये बेंड हो गई। और मान लो स्पीड अच्छी खासी चेंज हो गई है, बहुत स्लो डाउन, तो ये ऐसे ना जाके ऐसे हो जाएगी। अंतर समझिएगा, रिफ्रैक्ट, मान लो ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री है, दोनों ही केस में 60 डिग्री है, लेकिन ये मीडियम अलग अलग है। तो यदि मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, केवल पिक्चर देख के बताने की आदत डालो कि किस केस में है। और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये एयर है पहला मीडियम और ये एयर है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मीडियम 1 और मीडियम 2 में, M1 और M2 में बताना है किस में स्पीड कम होगी लाइट की। फिगर को देख के बताइए, जो मैं समझाया है कॉन्सेप्ट उससे, कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में किस में स्पीड कम होगी। हाँ हर्ष बेटा, चेतन ठीक, जैन ठीक, इसमें कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, यानी एकदम झटके से और कम हो जाएगी। जी हाँ बेटा, M2 मान्य है बेटा, मृदु ठीक। जितनी स्पीड कम हो जाएगी लाइट उतनी बेंड हो जाएगी। और सोचो, यदि मान लो ये भी एयर रख दें, मान लो इमेजिन करो ये, तो ये बेंड ही नहीं होगी, सीधी जाएगी। तो कोशिश करना ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे तो ठीक, नहीं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी आपके लिए नया वर्ड था, और कोशिश करो इससे भी दोस्ती हो जाए कि ये ऊपर नीचे, नीचे ऊपर ऐसे रहता है। हाँ, तो अब आइए, तो मान लो नोट 3, ये एयर है और ये मीडियम 1 है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ठीक, ये एयर और ये मीडियम 1 है। तो यहां जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 पढ़ेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यहां यदि म्यू 2 पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस इज इक्वेशन 2। मुझे नहीं लगता यहां पे कोई तकलीफ हुई होगी आपको, कोई तकलीफ यहां तो नहीं होनी चाहिए। नाउ अब प्लीज समझिएगा, मान लो ये अलग सवाल, ये अलग सवाल, और एक नई सिचुएशन देता हूं, तीसरी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मीडियम 1 और मीडियम 2 एक्शन में आ रहे हैं। मतलब यहां लाइट एयर से मीडियम 1 में, यहां एयर से मीडियम 2 में, इसमें मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो अब पता है क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा इसमें भी, यहां रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसे पढ़ने का मतलब ही नहीं है जब एयर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, समझ गए होगे, एयर का कोई काम ही नहीं है, इर्रिलेवेंट। मतलब अब
इलॉजिकल हो जाएगा, अजीब सी बात हो जाएगी कि हम अभी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पीछे पड़ जाएं। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर भी पढ़ना जरूरी है एक्चुअली इन केस के लिए। अब क्या करेंगे, तो अब यहां पे सुनो, यदि सीन ये है कि जहां लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, इमेजिन करो वाटर से ग्लास में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फैक्टर का कोई यूज नहीं है ना, तब हम पता है क्या चालाकी करते हैं, हम चालाकी करते हैं या तो जब हमें ये सीन पढ़ना है, तो ये एग्जाम्पल 1 है, मान लो एग्जाम्पल 1 है तो आप इसे पढ़िए, खूब पढ़िए। एग्जाम्पल 2 है तो इस रेशियो को पढ़िए। लेकिन यदि एग्जाम्पल 3 है तब आप क्या करोगे पता है, या तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 माने ये वाली इक्वेशन, 1 ये वाली इक्वेशन, तो करिए डिवाइड, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूं तो करिए, तो मतलब μ2 को μ1 से डिवाइड करने की बोल रहा हूं मैं, तो मेरे डिवाइड करने का पर्पस समझिए, आरएचएस में से सी हट जाएगा। जो डिवाइड करने की जो इंटेंशन है वो ये है कि मेरे डिवाइड करते ही, और अभी नहीं, मैं तो एक पॉसिबिलिटी और दूंगा, ऐसा मत सोचना कि आप 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो, दोनों ही फ्री हिट है। तो बताइए फिलहाल μ2 अपॉन μ1 करेंगे, तो साइड में करके देखिए क्या आएगा, करिए कॉपी पेन चलाइए, सिंपल, इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होते हैं, v1 अपॉन v2 आएगा, v1 अपॉन v2, जी हाँ। तो अब आप समझिए ये v1 अपॉन v2 आएगा, लेकिन यदि मैं आपको केवल एलएचएस देखने की कहूं, आपसे कहूं सिर्फ एलएचएस को देखिए, एलएचएस को देखिए, एलएचएस को देखिए, इसका कोई नाम रखिए, कोई नाम रखेंगे, केवल इसको देखो, तो इसका नाम मैं क्या रखने जा रहा हूं सुनिए, ये भी डायमेंशनलेस है बेटा कॉन्सेप्ट, इसको नाम देते हैं, इस रेशियो को, यहां से एब्सोल्यूट वर्ड हट जाएगा पहली बार, क्योंकि अब सी ही गया, सी है ही नहीं, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वर्ड तुरंत हट जाएगा, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, क्योंकि ऊपर 2 आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो नाम देना समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली आपकी इच्छा 1 डिवाइडेड बाई 2 करने की है, तो बताइए जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर μ1 आ जाएगा, नीचे μ2 आ जाएगा, और ये v2 अपॉन v1, और ये तो होना ही है, क्योंकि अभी आपको मैंने यहां क्या पढ़ाया था, म्यू और v इनवर्सली चलते हैं, तो ये भाई साहब ऊपर होंगे μ2, तो v2 नीचे है, ये μ1 नीचे है तो उसकी स्पीड ऊपर है, ऐसे ये ऐसे उल्टा। अब इसका यदि कोई नाम देना हो, इसका नाम देना हो, तो बताइए, यहां से शिक्षा ली हमने सिमिलरली थ्योरम, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट वर्ड नहीं बोलेंगे, अब एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 या मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, जो ऊपर होगा उसे पहले बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। यानी अब आप समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या शर्त है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में शर्त है ऊपर सी आना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इट इज अ रेशियो ऑफ, दोनों पे नजर रखना, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। बस इस रेशियो से भी पढ़ सकते हो, इस रेशियो से भी, लेकिन आप बोलना तमीज से सीखिए कि यदि आप स्पीड ऐसे मैनेज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे मैनेज हो जाएगा, और फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा μ2 अपॉन μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। बोलो इतना समझ में आया, एब्सोल्यूट में और नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में खाली स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसमें किसी को ऊपर किसी को नीचे रख सकते हो। हाँ, इसको एक और चीज, अगेन एक चीज और देखेंगे, अगेन ये जो μ2 अपॉन μ1 है ना, ये जो, इसको शॉर्ट में μ2 upon μ1 can also be written as, इसके लिए एक शॉर्टकट सिंबल और बनाया है, μ2 अपॉन μ1 की बजाय ऐसे लिख दीजिए, मतलब इस पूरे रेशियो को इशारे में ऐसे लिख दीजिए, इशारे तो करते हैं ना, इशारे तेरे, तो ये इशारा, तो μ2 अपॉन μ1 को शॉर्ट में ऐसे, या एक और है शॉर्टकट μ2 और 1 ऊपर लिख दीजिए, ट्रेंड है अलग अलग लिखने का, जैसे लिपि होती है ना, तो या तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा
ऐसे लिखूंगा, यदि किसी बुक में ऐसे मिल जाए तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेना। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहला लेटर है, और जिसके रेस्पेक्ट है वो या तो यहां लिखना है या यहां लिखना है, जो डिनोमिनेटर में। तो बताना यदि ये सिंबल आज नहीं तो कल धीमे धीमे दोस्ती हो जाएगी। तो सिमिलरली थ्योरम बताइए इसको कैसे लिखेंगे फिर। सिमिलरली अभी जब मैं आपकी तरफ देखूं तब एंटर मारना। सिमिलरली μ1 अपॉन μ2, ये जो रेशियो है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज। बताइए, अब बताइए क्या लिखें। दूर से कम दिख रहा है मेरी, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक, नाम नहीं दिख रहे, ठीक। लेकिन हाँ μ12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या फिर ये कम चलन में है, मैं इसको लेके चलूंगा। यानी ये चीज समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे डिफरेंशिएट करके पढ़ना होता है। देखता हूं आपकी प्रैक्टिस, फटाफट एग्जांपल देखता हूं, फटाफट प्रैक्टिस देखिए, है ना। यदि आपसे मैं कहूं अच्छा एक चीज आपको दिख गई, पहले एक चीज देखो, नोट, एक चीज इसी में दिख जाएगी आपको, शायद परेशान नहीं करोगे मुझे। μ21 क्या मतलब है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मतलब मैं लिख देता हूं μ21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सही लिखा गलत लिखा पहले ये बताओ, चेक करके, मैं यहां दुबका लेता हूं इसको, देखता हूं कितनी मेमोरी है। ये सही लिखा गलत लिखा है, जी हाँ ये सही लिखा है, ठीक है। और जब इसे स्पीड के टर्म में लिखेंगे तो, स्पीड के टर्म में लिखेंगे तो ऊपर भी बनाएगा, ध्यान रखना। स्पीड के टर्म में ये रिवर्स चलता है, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी चलती है। ऐसे ही बताइए μ12 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो ऊपर रखना है 1, नीचे μ2, और स्पीड के टर्म में ये स्विच हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट इज, एक बात तो सीखने में मिली होगी, बिल्कुल बहुत इजी लाइन लिखूंगा, बस आया ना में जवाब देना, बिल्कुल लुल। μ12 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ21, देखना ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, मतलब हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स एक ही बात है ना, बिल्कुल ठीक, उसका उल्टा ही तो है ये। तो इसीलिए फ्री हिट है आपके, कैसे भी बढ़ सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा चलिए एक एग्जांपल, यदि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना, मान लो, अच्छा एक मिनट, यदि मैं आपसे कहता हूं इसे G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर मान लो, तो कैसे पढ़ोगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे तो पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको μg लिखोगे, इसको μw लिखोगे, कहानी खत्म कर दोगे, ठीक है, सही है ना। और स्पीड के टर्म में VW VG, मतलब 1 2 की बजाय शब्दों को भी खेलना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर μg अपॉन μw इक्वल टू VW VG, ये ठीक है या नहीं ठीक है बताओ। थोड़ा बस 1 2 की बजाय ये टंग ट्विस्टर से आ गए ना, GW ग्लास वाटर। अच्छा अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और दूसरा लेटर एयर लिख दूं, इसे कैसे पढ़ोगे, इसी ट्यूरिंग को, इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब ऊपर लिखोगे μg, नीचे लिखोगे μ एयर, ऐसे तो लिखोगे। और इसे क्या लिखोगे बेटा, इधर क्या लिखोगे, बताना V एयर अपॉन VG। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है ये बताओ, सोच के बताओ, चोस लो, सही लिखा ना भाई, जो चीज पढ़ाई है उसी मोमेंटम को आगे बढ़ा रहा हूं, दैट इज, बिल्कुल ठीक लिखा। अब आप इसमें एक अच्छी बात देखेंगे, मतलब एक नोट करने वाली बात, दैट इज, इसी लाइन का कंटिन्यू, μg एयर इक्वल टू μg, नीचे 1 लिख दो, 1 लिख दो, क्योंकि म्यू एयर 1 होता है, ये तो 1 हो गया, और इसको C लिख दो, VG लिख दो, क्योंकि म्यू एयर 1 होता है। तो अब आप एक चीज समझिए, नोटिस करने वाले, μg एयर इक्वल टू μg, मतलब जब हम खाली μg, क्योंकि आज मैंने μg लिखना सिखाया था सबसे पहले, इसका मतलब ये कि जब हम खाली μg लिखते हैं, जब खाली एक ही सिंबल होता है, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड लेटर एयर ही होता है,
समझे या नहीं समझे? मतलब एयर यदि सेकंड लेटर है तो उसे लिखना जरूरी नहीं होता। यदि सेकंड लेटर एयर है, सेकंड लेटर एयर है तो उसे लिखना जरूरी नहीं होता। जल्दी समझ बोलो, समझ में आया कि नहीं? कि म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, लेकिन ये है विद रिस्पेक्ट टू एयर, पर लिखना कोई जरूरी नहीं है, बात वही रहने वाली है। तो ये याद रखिएगा, जब खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा जाता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है। अच्छा, लल्लन टॉप समझ में आया? थैंक यू। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वाला एग्जाम तो शायद नहीं होगा नोट्स में, ये वाला नहीं होगा, एसएस मार्क लीजिए। चलिए अब सुनो, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी, है ना? कैसे? अच्छा, इसमें एक झंडू सा एग्जाम्पल, वो तो खाली देखो एग्जाम्पल। यदि मैं आपसे कहूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, मैं आपसे कहूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, हो सके तो याद कर लो ये, ठीक है? जनरली यही होता है ग्लास का, वाटर का, ठीक। हालांकि अलग अलग ग्लास भी होते हैं, लेकिन अभी ये मान लीजिए। अब तो ये क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, मैंने लिखा नहीं है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जब सेकंड मीडियम मेंशन ना हो तो। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो क्या मतलब हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तब मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 3/2 और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3। तो ये सॉल्व करके 3 ऊपर 9/8 हो जाएगा। होप की समझ में आ गया? समझ में आ गया? और यदि इस थ्योरम का यूज करके बताना, फटाफट बताना म्यू डब्ल्यू जी कितना होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, इसका उल्टा हो जाएगा 8/9। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए फिर से, वो एग्जाम्पल और ऐड हो गया ना। चलिए अब आ जाइए उल्टा, बिल्कुल। यानी हमारी इतनी टाइम, देखो मेरी आदत है, मैं हमेशा फंडामेंटल ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। अच्छा 5 मिनट रह गए, रिज्वाइन कर ले। चलो तो बेटा रिज्वाइन कर ही लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन। तो देखिए बेटा, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? पहला लॉ बताता हूं पहले, देखिए सुन लीजिए, लंबा एल में लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मान लो ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियमों को सेपरेट करता है, ठीक है? पहला लॉ शायद आपने 10th में पढ़ा भी नहीं होगा, 10th में पढ़ा भी नहीं होगा पहला लॉ, ठीक है? आपने दूसरा और तीसरा ही लॉ पढ़े होंगे, लेकिन ठीक है। अब पहला लॉ केवल सुन लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन मत मांगना, वेव ऑप्टिक्स में दूंगा, सुन लीजिए समझ लीजिए। लेकिन ये वो इंटरफेस है जो दो मीडियमों को अलग कर रहा है, ये अलग मीडियम है मीडियम 1, ये अलग मीडियम है मीडियम 2। बताइए यदि मैं यहाँ v स्पीड v मानू तो बेटा v इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा या नहीं होगा? ये तो फॉर्मूला पता होगा ना, किसी भी वेव की स्पीड चाहे लाइट ही क्यों ना हो, v बराबर न्यू लैम्डा होता है। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, लैम्डा माने वेवलेंथ, v बराबर। और जिसको नहीं याद, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो सुनो सुनो सुनो, एक हल्का सा याद करने के लिए फॉर्मूला। बेटा ये कोई वेव है ना, वेव है ना, ये आपको पता है कि इसको एक वेव बोलते हैं, 0 से लेके t टाइम होता है यहां तक, और इसको वेवलेंथ बोलते हैं। इतना पता है या नहीं पता सबको? इतना पता है कि नहीं कि ये एक वेव है, पूरी एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, जब वो खत्म हो जाती है 0 और कैपिटल T बोलते हैं, ठीक है? चलो, यानी वेव को, डिस्टर्बेंस को यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगा, यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगा, और डिस्टेंस कितनी कवर कर दी? लैम्डा। तो पता है ये वही डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला है। बताना स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब ये वाला फॉर्मूला यहां एग्जीक्यूट करिए, v कितनी डिस्टेंस कवर कर दी है उसने? लैम्डा। कितने टाइम में? t टाइम में। हो गया, वेव ने लैम्डा डिस्टेंस t टाइम में कवर कर दी। अब 1/t को न्यू लिख सकते हो, लैम्डा को लैम्डा लेकर रहने दो, खत्म। तो वेव भी वही मैकेनिज्म यूज करती है, कोई अलग से थोड़ी नहीं है यार। तो किसी भी वेव की स्पीड का फॉर्मूला न्यू लैम्डा होता है। अब तो ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे ये वाला, जल्दी बोलो, अब तो नहीं भूलोगे ये, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया
कि क्यों किसी वेव का फॉर्मूला न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, तो अब v बराबर न्यू लैम्डा। अब मैं जो रिफ्रैक्शन का लॉ बता रहा हूं वो सुनना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, इस मीडियम से इस मीडियम में, तो पता है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा डैश हो जाएगी, या इसे लैम्डा 1 लिख रहा हूं तो इसे लैम्डा 2 लिखना पड़ेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जिसका असर उसकी स्पीड पे आता है, तो स्पीड भी v डैश हो जाती है। उसकी वेवलेंथ चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की। लेकिन एक कमाल की बात, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी एज इट इज, यानी फ्रीक्वेंसी पे डैश लिखने की जरूरत नहीं है। When light goes from, ये लॉ है, इसको सुन लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन वेव ऑप्टिक्स में दे दूंगा कि क्यों फ्रीक्वेंसी पे असर नहीं आता। लेकिन समझिए, when light goes from one medium to another, when light goes from one medium to another, then speed of light change, ये तो सबको पता है कि चेंज हो जाती है। then speed of light change, डैश लगा दिया, then speed of light change due to change in their wavelength, but frequency of light remains as it is। लाइट की फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, कहानी खत्म हुई। ये तो पहला लॉ है। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तो मिलता जुलता लॉ रिफ्लेक्शन में भी था, बस आर की जगह क्या था वहां, रिफ्लेक्टेड था। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा होगा आपने। और तीसरा स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो चलिए स्नेल्स लॉ पढ़ाता हूं। आइए स्नेल्स लॉ देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी कुछ चीजों का। डाटा खत्म हो जाएगा बेटा, डाटा दोबारा रिपीट करूंगा तो डाटा नहीं बचा। चलिए दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहता है कि पहला वाला, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो सबको पता है, 10 से पढ़ते आ रहा है कि स्पीड चेंज हो जाती है। सबको पता है स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी बारीकी की बताने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट लॉ, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। और वेवलेंथ बदल जाती है, ठीक है, वेवलेंथ बदल जाती है तो उसका असर उसकी स्पीड पे पहुंच जाता है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन स्पीड ऑफ लाइट चेंज ड्यू टू चेंज इन देयर वेवलेंथ, नॉट ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, इसलिए स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये पहला लॉ। ये दूसरा लॉ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट, वो आपकी कुछ मदद कर ही देगा। फिर मैं तीसरा लॉ बताता हूं, स्नेल्स लॉ। टिक टिक 1, स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहा हूं, टिक टिक 1 2 3। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, इट्स ओके। पर दिल दुखा दिया तो तूने उस दिन कि नहीं डाटा खत्म हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, आ जाओ। अब आ जाइए थर्ड लॉ। थर्ड लॉ नहीं, ये चीज नोट्स में नहीं थी, ये वाली, ये जो मैंने स्पीड बताई थी वो तो नोट्स में है। वो तो ये जो चीज मैंने वेव याद, अब हर चीज नोट्स में नहीं डाल सकता ना, कि वेव का फॉर्मूला कैसे याद कर रहे हैं स्पीड का। तो थर्ड लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब स्नेल्स लॉ आपने खूब पढ़ा होगा, नो डाउट। आज मेरे अंदाज से पढ़ लो, मेरे एक्सपीरियंस से पढ़ लो, ठीक है, जिसमें चुल्ल की संभावनाएं 0 हो जाएंगी। पता है क्यों? सबको पता है कि ये ना मीडियम है। मैं बताता हूँ आपको क्या याद होगा, यदि थोड़ा बहुत धुंधला याद भी होगा तो 10th का, कि यू करके लाइट आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है। ठीक है, तो अब मैं कहूँ स्नेल्स लॉ बताओ, तो कई लोग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेटा स्नेल्स लॉ यदि कुछ याद हो तो बताना। सर साइन ए अपॉन साइन आर, सर ये स्नेल्स लॉ है, आधे तो ये बताते हैं, उन्हें यही मतलब नहीं है कि इक्वल इक्वल भी कोई चीज होती है। स्नेल्स लॉ बताना, सर साइन ए अपॉन साइन आर। ये तो वही बात हुई बेटा। ओम्स लॉ बताना, सर थोड़ा नहीं आता, मतलब पूरा नहीं आता, थोड़ा आता है। चल तो थोड़ा ही बता, तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, बस इतना ही थोड़ा आता है। तो स्नेल्स लॉ, साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू, और कई लोग ठीक है म्यू होता है ये बोलते हैं, मान लिया म्यू होता है, मान लिया, लेकिन जिस तरीके की चुल्ल में करके आया हूं, आपको पढ़ा के आया हूं जितनी बारीकी से, तो म्यू ए भी आएगा, या म्यू बी ए आएगा। कौन सा वाला म्यू आएगा? नाउ अच्छा खासा जो स्नेल्स लॉ आ रहा था आप पे, उसमें मैंने रहता बिखेर दिया।
बिगड़ दिया ना मैंने, जो अच्छा खासा आप सीख के आए थे उसमें साला ये कलेश और डाल दी कि हाँ यार बात तो सही है कि म्यू ए भी लिखना है या म्यू बी ए लिखना है? तो चलिए ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए अब मेरे अंदाज से स्नेल्स लॉ पढ़िए। स्नेल्स लॉ, सबसे पहले तो एक इंटरफेस जो दो मीडियमों को अलग करता हो, जिसमें ये मीडियम ए है ये मीडियम बी है, ठीक है। अब लाइट यूं करके आई, सपोज करो दिस इज इंसिडेंट रे। सबसे पहला काम आप नॉर्मल डालिए, नॉर्मल डालिए, ठीक है, उस लोकेशन पे जहां लाइट इंसिडेंट हो गई है सरफेस पे, मतलब इस पे नॉर्मल डालना है, डाल दिया। तो गौर से सुनना, इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है, और इंसिडेंट रे यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ऐसे जाती, पर ऐसे नहीं जा पाएगी, नहीं जाएगी ऐसे, ये बेंड हो जाएगी। तो मान लो यदि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, मान लो, तो रेयर से डेंसर जाने वाली रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल कहलाया जाएगा। अब यहां दो एंगल बनने, एक ये एक ये। रिफ्रैक्टेड रे मार्क करिए, उसका जो नॉर्मल से होगा वो आर होगा, याद रखिएगा। रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल में उसी मीडियम में होगा, दूसरे मीडियम में मतलब। हालांकि इस एंगल का भी अपना एक नाम है, किसी को याद हो तो? इस एंगल का जिसमें डबल ऐसे लगा दिया है मैंने, ये इस एंगल का भी अपना एक नाम था, टाइप कर रहे हो टाइम लगेगा। डेविएशन एंगल, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा से। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आई और आर, तो पहले इस बारीकी को समझिए, आई किसको कैसे मार्क करना है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, और आर कैसे मार्क करना है, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। देखता हूं वहां पे एडजस्टमेंट होता है कि नहीं। बताना यदि मैंने मीडियम ऐसे कर दिया, अब ये मीडियम है नहीं, इधर मतलब एक मीडियम इधर है एक मीडियम उधर है। आप बचपन से ऐसे ऐसे पढ़ते आ रहे हो, एक मीडियम ऊपर एक नीचे, क्यों मीडियम दाएं बाएं नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो ये रही यदि इंसिडेंट रे, तो सबसे पहले नॉर्मल, अब भसड़ क्या होगी, यही तो इंसिडेंट एंगल होगा है, यदि इंसिडेंट रे नॉर्मल ये है, तो बेटा अब ये नहीं है इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल ये है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये मीडियम, ये भी, तो ये वाला होगा। ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ। अब ये लाइट मान लो रेयर से, अब देखना, हालांकि कॉपी घुमा सकते हो अपनी, देखता हूं ये लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो मुझे बताना कौन सा पार्ट ठीक बना है, ये 1 या 2, कौन सा वाला ठीक है, पहला वाला या दूसरा वाला? हाँ बेटा, जैन थर्ड्स बिल्कुल ठीक। क्यों नॉर्मल क्यों नहीं झुक रही है? तो यदि आप इसे नॉर्मल की तरह ट्रीट करोगे तो रायता फैला दोगे, गलत है ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। तो ये लाइट रेयर से डेंसर यूं जाती, लेकिन यूं मुड़ गई। अब ये बदतमीजी और कर रहा हूं मैं, ये एंगल आर होगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ है, चेक करो, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल है ना। तो मैं जानबूझ के बदतमीजियां कर रहा हूं ताकि ये गलतियां ना करो। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ है, लेकिन हमें वो एंगल लेना है जो एक ही मीडियम में हो। इसमें ये मीडियम भी घुस के, मतलब मैं यहां बताता हूं, मैं यहां जो बदतमीजी कर रहा हूं यहां फील करना, मैं यूं कह रहा हूं कि ये एंगल आर होगा। क्यों? देखो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ ना बेटा, इसमें तो मीडियम शेयर हो रहा है, उसी मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ होगा। तो पहले तो इन एंगल होगा, कोई भसड़ नहीं है, जिसका फंडामेंटल क्लियर हो उसके लिए कोई भसड़ नहीं है। चलो अब आते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर वर्ड में, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के लिए एक पेयर तो चाहिए, अकेले एक मीडियम से रिफ्लेक्शन नहीं होता। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यदि मैं फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, क्या कहते हैं उन्होंने कि यदि मैं किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं किसी मीडियम का, और उसी मीडियम में बनने, मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे, उसी मीडियम में बनने वाले नॉर्मल के साथ एंगल का साइन। हो सकता है पहली बार बोल रहा हूं तो कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज लगे कि यार स्नेल्स लॉ को इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा रहे, लेकिन बिलीव मी आसान लगेगा और कोई गलतियां और नहीं होंगी।
उनका कहना यह था किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं, उसको मल्टीप्लाई कर दूं साइन ऑफ जो उसने नॉर्मल के साथ बनाया है। इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, रिफ्रैक्टेड रे है तो नॉर्मल के साथ जो बनाया है, ये जो मल्टीप्लाई रहता है वो कांस्टेंट आता है। ये जो मल्टीप्लाई रहता है ये कांस्टेंट आता है। अभी फिलहाल आप इसमें से दिमाग हटा दीजिए, सिर्फ आई और आर देखिए। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसको यूज करना सिखाता हूं। इक्वेशन 1 इसको यूज करना सिखाता हूं, तो तब ये थोड़ा फ्लो में बनेगा। फिर से सुन लीजिए, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं स्नेल्स भाई साहब कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, और जिस मीडियम का आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है उसी मीडियम में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, या तो इंसिडेंट एंगल होगा या रिफ्रैक्टिंग एंगल, उसका साइन ले लूं। ये थीटा क्या है, या तो इंसिडेंस एंगल होगा या रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, यानी नॉर्मल के साथ, उसका साइन ले लूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट आएगा। दैट इज, यानी सुनिए इस फिगर को देख के, ठीक है, तो यूजिंग वन फॉर मीडियम 1, या मीडियम ए है, सॉरी यहां पे 1 2 नहीं है, मीडियम ए के लिए ये वाली फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो मीडियम ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू ए मान लू मैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम में बनने वाले एंगल बताना, आई बनना है या आर बनना है, तो आई, तो म्यू ए इंटू साइन आई, म्यू ए इंटू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली यूजिंग फर्स्ट फॉर मीडियम बी, अब यही फिजिक्स बी पर लगाना सीखिए। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू बी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू बताइए इसमें आर बनना है तो साइन आर, ये वही कांस्टेंट आएगा, ये भी वही कांस्टेंट आएगा, मतलब म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट आना है। अब वैसे मैंने इसको सेपरेट करके बता दिया है, लेकिन अब एक बार समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आज के बाद मैं स्नेल्स लॉ को डायरेक्ट कैसे लगाऊंगा और आप भी कैसे लगाएंगे, उस फिगर को देखिए कैसे लगाऊंगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और उसमें बनने वाले एंगल का साइन, साइन आई, बराबर आएगा सेम फिजिक्स म्यू बी इंटू साइन आर। ये बराबर क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन एक ही जैसी आ रही है ना, तो ये दोनों भी बराबर हुए, ये दोनों बराबर हुए ना। अब डायरेक्ट स्नेल्स लॉ एक बार फिर समझिए, म्यू ए इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू बी इंटू साइन आर। ऐसे स्नेल्स लॉ को लगाना सीखिए, फंडामेंटली स्ट्रांग रहोगे। अब इसमें आपकी इच्छा है तो इसको आप साइन आई अपॉन साइन आर की शेप दे सकते हो, आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा है तो आप इसे साइन आर अपॉन साइन आई की भी शेप दे सकते हो, जैसी इच्छा हो। बताइए यदि मुझे इस इक्वलिटी में से साइन आई अपॉन साइन आर फिल्टर करना हो तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा म्यू बी अपॉन म्यू ए, और यदि इसमें से ये फिल्टर करना हो साइन आर अपॉन साइन आई तो ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू बी हो जाएगा ये। अब इसको शॉर्ट, ठीक है, इसको अलग तरीके से आप लिख ही सकते हो, जो सिखाया है साइन आई अपॉन साइन आर, बताइए इसे शॉर्ट में म्यू बी ए ऐसे लिख सकते हो, और इसको अब तकलीफ होगी नहीं आपको, साइन आर अपॉन साइन आई इसको लिख सकते हो म्यू ए बी। ये है स्नेल्स लॉ, स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। अभी इसकी एक और प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो हो जाएंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं था। टिक 1 2 3 4 5। ओहो, मैं अभी इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं, सीख जाओगे। एक बार और, एक बार और बताना है, बता देता हूं एक बार और। ठीक, देखिए मैंने क्या बताया। अच्छा, मेनली ना पहली लाइन समझ, बेस को समझिए, पहली लाइन को एक बार और जनता की मांग पर, ठीक। अच्छा, कभी सिंपली मजाक कर रहा हूं, कभी मैं ऐसे बोलूं आपसे बेटा एक बार और फीस जमा करना, कैसे थी, एक बार और फीस जमा करना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई, कोई नहीं, रिकॉर्ड। मुझे बताओ जैसे मैं आपसे कहूं बेटा एक बार और फीस जमा करना, कैसी जमा की थी आपने? आप मानोगे? नहीं मानोगे, लेकिन चलो मैं मान जाता हूं, क्या करूं। देखिए आपको कैसे स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ लगाना सीखिए कि जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो, जैसे मैंने म्यू ए लिया, उस मीडियम में बनने वाले, उसी मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन ले लीजिए, साइन आई बराबर आएगा
अब दूसरे वाले मीडियम पे यही काम कर दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें बनने वाले एंगल का साइन, बस आप ये सीखिए, बाकी तो इसके बाद आप अपने आप कर ही लोगे। चलिए एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना। मान लो ये एयर है और ये वाटर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 4/3। एयर का बताने की जरूरत नहीं, एयर का कितना होता है, 1 होता है ना। अब ये रिफ्लेक्शन दे रखा है, ये लाइट आई, ये नॉर्मल, ये 60 डिग्री एंगल एयर के कंपैरिजन में। अच्छा ये बताना ट्रू और फॉल्स एक चीज, एयर हर मीडियम के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम ही होगी। एयर हर मीडियम के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम ही होगी, या एयर के साथ जो मीडियम होगा वो डेंसर ही होगा। ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, ये बिल्कुल ठीक हर्ष, ट्रू है। ठीक, चलिए अब सवाल ये, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही है तो यू मर जाएगी। नाउ दिस इज एंगल आर, तो क्वेश्चन ये है आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? आर की, अरे एयर और वैक्यूम चुल मत, अरे यार एयर और वैक्यूम हम जब से एक ही मान के चल रहे हैं ना। अच्छा चल भाई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल, एयर और वैक्यूम हम एक ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। 3 × 10 की पावर 80 लेते ना एयर में भी, थोड़ी सी कम नहीं करते ना, तो वही थोड़ा सा। हाँ तो चलिए इसको आप करते हैं कि आर निकालिए। तो स्नेल्स लॉ एक बार और देखिए, क्या सिखाया मैंने, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम में बनने वाले नॉर्मल के साथ एंगल का साइन, यानी म्यू एयर इंटू साइन 60 बराबर आएगा म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। देखना समझ में आया नहीं आया स्नेल्स लॉ? इस फिगर को देख के, ये स्नेल्स लॉ ही है, ये भी स्नेल्स लॉ है, क्या इसको देख के ये लगाना आया नहीं आया? आ गया? तो बताइए, म्यू एयर की जगह लिख दूं 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3, साइन आर की जगह साइन आर। अब आप बताओ, साइन यदि कैलकुलेटर अलाउड हो तो साइन आर निकाल ही जाओगे क्या बेटा? एनिमल्स पर भी लॉ बन गए? कैसे समझा नहीं यार तेरा ये जो, एनिमल्स पर भी लॉ बन गए, नहीं समझा मैं, नहीं आया, ऊपर से गया तेरा ये जो। चलिए हाँ, तो स्नेल्स लॉ तो समझा नहीं है। स्नेल्स लॉ, स्नेल कोई जानवर का नाम होता है? हैं? चल कोई नहीं, मेरे को क्रैक नहीं हुआ तेरा जोक, चल। अच्छा होता है स्नेल्स का? अच्छा ये मेरी यार इंग्लिश, ओ माय गॉड, अरे वो स्नेल होता है, अरे गंवार देख, अच्छा हुआ तू मुझे बेवकूफ बना देता यदि कृति नहीं होती तो। ये होता है, और ये शायद घोंगा होता है, घोंगा। हाँ देखो मैं तो मान भी जाता, मेरी इंग्लिश इतनी खराब है, तुम कहते तो मैं मांग भी लेता। चलिए हाँ, तो अब इसे सॉल्व कर लोगे ना? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा अब आ जाइए, एक और सवाल देता हूं आपको, एक और सवाल देता हूं स्नेल्स लॉ का। फिर आज क्लास छोड़ दूंगा, है ना? इस फंडामेंटल को और समझिए। देखिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और उंगलियां टाइप कर लीजिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह आंसर देना है आपको। ये मीडियम एयर है, ये रैंडम मीडियम है, कोई एम लिख दिया मैंने, है ना? आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल बताना है, रिफ्रैक्टिंग एंगल बताना है, ठीक है, कीपैड पे जिसका, ठीक है ना? ये रही इंसिडेंट रे, बताइए इंसिडेंट रे, ये रही, नॉर्मली डाली है मैंने, नॉर्मली। चेतन वेरी गुड, शाबाश, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में चेतन जीत गया, सेकंड है हर्ष, थर्ड पे जयंत। अरे लड़के आज तो वाह वाह, जयंत आज तो तू बहुत दिन बाद फॉर्म में दिख रहा है मुझे। प्रियांशी वेरी गुड, दीक्षांत वेरी गुड। बस आपको अपने जो फर्स्ट ड्यूटी में नंबर आने वाले ना वो टाइप कर दो, बस आंसर ठीक हो जाएगा। बताइए कितने नंबर आएंगे आपके? हाँ तनीषा कह रही है इतने, वेरी गुड। जी चलिए, ये आ रहेगा 0। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनके नहीं समझ में आया, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, तो पहले ये बताइए इस फिगर में आई कितना है, जल्दी बताइए। इस फिगर में आई, अब ध्यान करो, यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल होगा, तो यानी आई 0 है, तनीषा 90 नहीं है। तो
यानी गड़बड़ यहां थी, इसका मतलब आई की वैल्यू 0 है, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल भी यही है। ठीक, अब स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस लोकेशन पे यहां पर। तो जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो कैसे लगेगा बेटा, म्यू एयर इंटू साइन आई है ना, इक्वल टू म्यू एम इंटू साइन आर। बोलो स्नेल्स लॉ ऐसे तो लगेगा, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। अब म्यू एयर 1 है, नो डाउट। अच्छा ये 1 भी ना हो, कोई और मीडियम भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं कोई और रैंडम मीडियम हो, ए और बी लिख देता हूं, मतलब 1 2 लिख देता हूं। तो ये 1 ये 2, आपको पता है ये 1 भी हो, पर ये भाई साहब तो 0 हो चुके हैं ना। तो अब आप बताओ, वही मेरा डायलॉग, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये सब फाइनाइट वैल्यू हैं, लेकिन फिर भी इसके चक्कर में इन्हें भी 0 होना पड़ेगा। तो साइन आर 0 आएगा, आर की वैल्यू 0 आएगी, आर की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिंग एंगल 0 है। तो यानी ये रे, ये स्पेशल केस है, ऐसे ही जाएगी, क्योंकि आर 0 आ गया, हमने साबित कर दिया। यानी जो रे नॉर्मली आती है ना, वो नहीं होती बेंड, ये एक स्पेशल केस है। हालांकि इसकी स्पीड चेंज होती है, हो जाती है, ये भी स्लो डाउन हो जाती है, पर ये नॉर्मल को पार करके थोड़ी नहीं जाएगी, ये सीधी रहती है बस, चाहे ऐसे क्यों ना हो। मतलब ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर हो, डेंसर से रेयर नॉर्मली जाएगी तो भी ऐसे रहेगी, आई 0 और आर 0। चलिए, रिफ्रैक्शन में जो रे नॉर्मली डाली जाती है वो बेंड नहीं होती, वो आर 0 रहता है। जल्दी से एक सवाल का जवाब और दो, फिर छोड़ता हूं, आज बहुत हो गया। बताओ डेल्टा कितना है इस फिगर में, डेल्टा कितना है इस फिगर में, डेल्टा कितना है, जल्दी से टाइप करो। हाँ जी, जयंत, आकाश, वेरी गुड। प्रियांशु गलत हो गया, गलत प्रियांशु, जल्दी टाइप करो बेटा। आखिरी सवाल 7 करोड़ का नहीं, हाँ बाकी होमवर्क के सवाल है। डेल्टा 0 है ये, हाँ वही मार्क्स, डेल्टा 0 है बेटा, क्योंकि देखिए ये लाइट ना सीधी निकल गई, एक्सपेक्टेड पाथ ही है, रिफ्लेक्टेड पाथ भी यही, तो बेंडिंग बेंडिंग कुछ हुई नहीं, 180 नहीं है, 180 नहीं है। अब ये खुद सोचिए, होमवर्क है 9.4, एक्सरसाइज का 9.4 करिएगा, आसान सवाल है इसलिए दे रहा हूं होमवर्क में। तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है बेटा, आज तो ठीक है।